हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। ठीक है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए गीतिका, ऑप्शन बी है गीतावली, ऑप्शन सी है अणिमा और ऑप्शन डी है गीता गुंज। तो निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। तो निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह क्या है? गीतिका है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बा का सामान्य बहुवचन है। बा का सामान्य बहुवचन बताना है कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो ऑप्शन ए है बाजू, ऑप्शन बी है बाहें, ऑप्शन सी है बाह और ऑप्शन डी है बाहों। तो बा का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो बा का बहुवचन बनाने के लिए क्या हम करेंगे? तो इसका बहुवचन होगा हमारा बाहें। बाहें क्या होगा? बहुवचन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाह को क्या कहते हैं? तो बाह को भुजा कहते हैं। ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? बाहें होगा। अगला है रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है हमको बताना है। तो रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, कहाँ पे? तो हरियाणा में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बात करते हैं कि हरियाणा में और कौन सी बोली बोली जाती है। तो हरियाणा में बांगर बोली बोली जाती है। ठीक है, रागड़ी के अलावा कौन सी बोली बोली जाती है? तो बांगर बोली जाती है और उसके अलावा सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? इसके इसके अतिरिक्त अधिकांश क्षेत्रों में तो वो हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है, हरियाणा में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये है बांगरी, बांगर बांगर बांगर। और अधिकांश क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? तो हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणवी बोली जाती है कितने? अधिकांश क्षेत्रों में। अधिकांश अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ऑप्शन बी है दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ऑप्शन सी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता और ऑप्शन डी है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। ठीक है, सही वाक्य बताना है कि कौन सही है इसमें। तो ऑप्शन है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, ऑप्शन बी है यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ऑप्शन सी है यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मेला गया और ऑप्शन डी है यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। तो इसमें सही वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें सही वाक्य होगा कि यद्यपि क्या है, कौन सा होगा? तो ये होगा कि यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। ये क्या है? ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे क्या है कि यद्यपि के साथ तथापि क्या है? अव्यय आता है। ठीक है, तो यहाँ पे यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग हुआ है तो ये क्या है? ये सही है। ठीक है, सही है, क्योंकि यद्यपि क्या है? यद्यपि के साथ तथापि क्या है? तथापि अव्यय आता है, तो ये सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, क्रिया विशेषण का भेद कौन नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए स्थानवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है रीतिवाचक और ऑप्शन डी है परिमाणवाचक। तो क्रिया विशेषण का भेद कौन नहीं है हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं?
क्रिया विशेषण बोल कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कराते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं? तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक। स्थानवाचक। दूसरा होता है कालवाचक। तीसरा होता है रीतिवाचक। चौथा होता है परिमाणवाचक। और पांचवा होता है गुणवाचक। ठीक है, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण के भेद है। तो अब हमको बताना है कि कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो स्थानवाचक, जातिवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो कौन नहीं होता है? ये होता है जातिवाचक। क्या होता है? क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण का भेद जातिवाचक नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे रिक्त स्थान भरे हैं। व्यक्ति का गौरव तथा यहाँ पे खाली स्थान है की एकता, यहाँ पे भी खाली स्थान है, द्वारा सुनिश्चित होती है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए है विश्व समानता, ऑप्शन बी है देश स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है नीति शिक्षा, और ऑप्शन डी है राष्ट्र बंधुत्व। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा? तो ये है कि व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता, देश की एकता, देश की एकता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी है वाचक, ऑप्शन सी है उपमान, और ऑप्शन डी है उपमा। तो उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो उपमेय और उपमान में के बीच समानता दर्शाने वाले शब्दों को हम वाचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम इसके लिए एक एग्जाम्पल, हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राम का मुख, राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, हमने लिखा है कि राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यहाँ पे जो के समान लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे के समान क्या है? वाचक शब्द है। ठीक है, ये क्या है? ये वाचक शब्द है। जो क्या है? जो क्या कर रहा है? जो उपमेय, उपमेय यानी उपमेय कौन है? तो यहाँ पे मुख है। जो उपमेय मुख, और उपमान क्या है? चंद्रमा। ठीक है, उपमेय क्या है? मुख, और उपमान क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा के बीच का है क्या? समानता बता रहा है। क्या? समानता का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र स्वतंत्र होता है वो उन्हें कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है व्यंजन, ऑप्शन बी है व्याकरण, ऑप्शन सी है बोली, और ऑप्शन डी है स्वर। तो क्या होगा हमारा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिन वर्णों क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण है स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
क्या है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, और स्वरों का उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात हम कहेंगे उसको कि स्वरों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ठीक है, क्या है कि स्वरों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, तो क्या हुआ कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा, तो ऑप्शन है प्रणय पत्रिका, ऑप्शन बी है मिलन यामिनी, ऑप्शन सी एकांत संगीत, और ऑप्शन डी है संत रंगिणी। तो हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास में कौन सा गीत संग्रह लिखा है, तो उन्होंने क्या लिखा, तो उन्होंने प्रणय पत्रिका गीत संग्रह लिखा है, प्रणय पत्रिका गीत संग्रह लिखा है। ठीक है, बात करते हैं बात करते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित और अन्य अंशी और दूसरा काव्य कौन सा है, वो हम बताते हैं। तो क्या है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य कौन कौन से हैं, तो वो है मधुशाला है, मधुशाला मधुशाला, फिर मधुबाला, मधुबाला मधुबाला, फिर उसके बाद मधु कलश, मधु कलश, ये सब क्या है, ये सब हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा क्या है, ख्याति प्राप्त, मतलब जो ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं, वो क्या है, वो काव्य संग्रह है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वह काल होता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ कौन सा काल होता है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, और ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ क्या होता है, वहाँ वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, और ऑप्शन डी है 2। तो विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, विशेषणों में तुलना के आधार पर क्या होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो क्या होता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण मान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण क्या कहलाता है, मिलान का विशेषण क्या कहलाता है, तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं, तुलनात्मक विशेषण किसे कहते हैं, तुलनात्मक तुलनात्मक विशेषण तुलनात्मक विशेषण किसे कहते हैं, हम इसको लिखते हैं और इसको देखते हैं कि इनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, दो या दो से दो या दो से अधिक अधिक वस्तुओं वस्तुओं दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों भावों के गुण मान गुणमान आदि के परस्पर मिलान का विशेषण क्या कहलाता है, तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। का विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। ठीक है, इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, चलिए उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, तो पहला होता है कि मूलावस्था,
पहला पहला होता है मूला मूलावस्था। दूसरी होती है दूसरी क्या होती है, उत्तरावस्था। और तीसरी होती है उत्तमावस्था। ठीक है, ये होता है तुलनात्मक विशेषण, और वो इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, हाथी का समानार्थी शब्द कौन नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन ए हस्त, ऑप्शन बी हस्ती, ऑप्शन सी है दंती, और ऑप्शन डी है करी। तो हाथी का इसमें समानार्थी कौन नहीं होगा वो बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हाथी का हस्त क्या है, ये समानार्थी नहीं है। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची शब्द और कौन कौन सा होता है, तो हाथी का पर्यायवाची होगा हस्ती, गज, करी, करी, या इसको हम करी इसकी छोटी मात्रा भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी होता है करी, कुंजन, कुंजर, सिंदूर, सिंदूर, और गजेंद्र, गजेंद्र, मतंग, वितुंड, दंती, तथा गयंद। गयंद, ये सब क्या है, ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो हस्त है ये किसका है, ये हाथ का समानार्थी शब्द है। हस्त क्या है, तो हस्त हाथ का समानार्थी। हस्त क्या है, ये हाथ का समानार्थी है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। ठीक है, तुरंग किसका समानार्थी शब्द है वो बताना है। तो ऑप्शन ए सरिता, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी लहर, और ऑप्शन डी है बिजली। तो तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, तो ये घोड़े का समानार्थी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सरिता किसका समानार्थी शब्द है, तो सरिता नदी का है। सरिता किसका है, तो नदी का है। लहर किसका है, तो लहर तरंग का है, तरंग। ठीक है, और बिजली किसका है, तो बिजली तड़िता का, तड़िता, तड़िता का समानार्थी शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है भिखारी ठाकुर, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर, और ऑप्शन डी है विद्यापति। तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है, तो ये है विद्यापति। क्या है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, मैथिली क्या है, सॉरी विद्यापति क्या है, तो ये क्या है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है। बिल्ली का पुल्लिंग शब्द हमको बताना है कि बिल्ली का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए बिलाव, ऑप्शन ऑप्शन ए बिलाव, ऑप्शन बी है बिलाव, ऑप्शन सी है बिल्ला, और ऑप्शन डी है बिलौटा। तो बिल्ली का पुल्लिंग शब्द क्या होगा हमको बताना है। तो बिल्ली का पुल्लिंग होगा बिलाव। ठीक है, बिलाव, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। ठीक है, सही वाक्य बताना है कि सही वाक्य क्या होगा। तो ऑप्शन ए है उनके अंग अंग काटे गए, ऑप्शन बी है उसके अंग अंग काटे गए, ऑप्शन सी है उनका अंग अंग काटा गया, और ऑप्शन डी है उसका अंग अंग काटा गया। तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, तो इसमें होगा कि उसका उसका अंग अंग काटा गया। ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसका अंग अंग काटा गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। ठीक है, सही वाक्य बताना है कि इसमें से सही वाक्य कौन सा होगा। तो ऑप्शन है हरीश सज्जन व्यक्ति है, ऑप्शन बी हरीश सज्जन आदमी है, ऑप्शन सी हरीश सज्जन है, और ऑप्शन डी हरीश सज्जन पुरुष है। तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, तो इसमें क्या है कि इसमें कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए हरीश सज्जन व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसमें से जल का समानार्थी शब्द कौन नहीं है। ठीक है, हमको जल का समानार्थी शब्द बताना है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है नीर,
ऑप्शन बी है अम्बु, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है पानी। तो इसमें से जल का समानार्थी कौन नहीं होगा वो बताना है। तो कौन सा नहीं होगा? तो इसमें होगा जल। क्या है ये ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जल का, यहाँ पे जल नहीं है, ये नल है। ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये नल है। तो नल क्या है? ये जल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो जल का समानार्थी क्या होता है? और तो जल का समानार्थी होगा पानी, नीर, पानी, नीर, अम्बु, अम्बु, अम्बु होगा, फिर वारी, वारी, तोय आदि। ये सब क्या होंगे? ये सब जल के समानार्थी हो गए। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जब से आंख लगी तब से न आंख लगी। जब से आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए अनयोक्ति, ऑप्शन बी है विरोधाभास, ऑप्शन सी अतिशोक्ति और ऑप्शन डी है संदेह। तो इसमें क्या है कि जब से आंख लगी, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां बाहर से विरोध जान पड़े, ठीक, जहां बाहर से विरोध जान पड़े किंतु वास्तव में विरोध ना हो, वहां पे क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं कि क्यों इसमें विरोधाभास अलंकार है। तो विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं? तो बाहर से जहां बाहर से विरोध जान पड़े, विरोध जान पड़े, पर किंतु किंतु वास्तव में, वास्तव में विरोध न हो, विरोध न हो, वहां वहां क्या होगा? वहां विरोधाभास अलंकार होगा। वहां वहां विरोधाभास अलंकार होगा, होगा या होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, अगला है कि किन शब्दों में वचन की पहचान, किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती? किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती? तो ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संज्ञा और ऑप्शन डी है क्रिया। तो हमको बताना है कि किन शब्दों में क्या है? वचन की पहचान नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण में क्या है? शब्दों, क्रिया विशेषण शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती। क्यों? क्रिया क्रिया विशेषण क्या है? ये एक अव्यय है। क्या है? ये एक अव्यय है। ठीक है, जबकि क्या है कि जबकि संज्ञा, क्या संज्ञा, विशेषण और क्रिया क्या है? जबकि संज्ञा, विशेषण और क्रिया ये सब क्या है? ये सब विकारी शब्द है। ये सब विकारी शब्द है। ये भी विकारी है और क्रिया भी विकारी है। ठीक है, क्रिया भी विकारी है। तो च, क्या है कि वचन की पहचान क्या है? विकारी शब्दों से की जाती है। ठीक है, वचन की पहचान किससे की जाती है? तो विकारी शब्दों से की जाती है। वचन की, ये सब क्या है? ये सब विकारी शब्द है और वचन की पहचान विकारी शब्दों से की जाती है। ठीक है, विकारी शब्दों से की जाती है। किंतु क्या होता है कि किंतु किंतु अव्यय शब्दों से ये नहीं होता है। अव्यय, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ठीक है, जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए थक जाना, ऑप्शन बी अभिमानी होना, ऑप्शन सी है कल्पनाशील होना, ऑप्शन डी है नाजुक होना। तो जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा
अभिमानी होना, अभिमानी होना ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली में से नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली में से नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए निमाड़ी, ऑप्शन बी है मालवी, ऑप्शन सी है बुंदेली और ऑप्शन डी है बांगर। तो इसमें से क्या है कि मध्य प्रदेश की कौन बोली नहीं है हमको बताना है। तो कौन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये है बांगर। क्या है ये, बांगर। ये क्या है, ये मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, बांगर क्या है, ये मध्य प्रदेश की बोली नहीं है। ठीक है, अभी हमने पीछे बताया कि ये कहाँ की बोली है, तो ये हरियाणा की बोली है। हरियाणा की बोली है। ठीक है, बाकी निमाड़ी, मलवी और बुंदेली ये सब क्या है, ये सब मध्य प्रदेश की बोलियां हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग हमको बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए है विद्वान, ऑप्शन बी है ज्ञानी, ऑप्शन सी है विदुषी और ऑप्शन डी है होशियार। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग होगा विदुषी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य में के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस जो ये शुद्ध वाक्य है, इसके लिए हमको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है मैंने यह निबंध लिखा हूँ, ऑप्शन सी है यह निबंध मैं लिखा हूँ, ऑप्शन डी सी है यह निबंध मैंने लिखा है और ऑप्शन डी है मैं यह निबंध लिखा हूँ। तो इसमें क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा कि यह निबंध मैं लिखा हूँ, यह निबंध मैं लिखा हूँ। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, शुद्ध वाक्य होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है मधुशाला किसके द्वारा रचित है। मधुशाला किसके द्वारा रचित है। तो ऑप्शन है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो अब अभी हमने पीछे बताया कि मधुशाला किसकी रचना है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, और हरिवंश राय बच्चन की और कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो एक तो मधुशाला हो गई, दूसरा है मधु कलश, मधु कलश, मधु कलश है, फिर मधुबाला है, मधुबाला है, और सूत की माला है, सूत की माला। सूत की माला भी क्या है, हरिवंश राय बच्चन की द्वारा रचित है। ठीक है, ये क्या है, ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा क्या है, उनकी क्या है, उनके द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है बताना है। तो ऑप्शन है अंधी पीसे कुत्ता खाए, ऑप्शन बी है घर की मुर्गी दाल बराबर, ऑप्शन सी है खरी खरी मजूरी चोखा काम, ऑप्शन डी है चट मंगनी पट ब्याह। तो कोई कमाए कोई खाए इस अर्थ को दर्शाने वाला सही लोकोक्ति हमको बताना है कि कौन सा होगा। तो कौन होगा इसमें, तो ये होगा कि अंधी पी से कुत्ता खाए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, अर्थ है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए श्रेष्ठता स्वीकारना, ऑप्शन बी है बुद्धिमान होना, ऑप्शन सी है पराजय स्वीकार करना और ऑप्शन डी है शक्तिशाली बनना। तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ होगा कि क्या है, श्रेष्ठता स्वीकार करना। ये क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है कि श्रेष्ठता स्वीकार करना, या हम इसको कह सकते हैं कि महत्व स्वीकार करना, ये भी इसका क्या होगा, मुहावरे का अर्थ होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है लीचू किस भाषा का शब्द है। लीचू किस भाषा का शब्द है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है चीनी। तो लीचू किस भाषा का शब्द है। तो लीचू ये चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए लुप्तोपमान अलंकार, ऑप्शन ए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन सी है पूर्णोपमा अलंकार और ऑप्शन ए प्रश्न अलंकार।
तो विपसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विपसा अलंकार का क्या अर्थ होता है कि विपसा अलंकार का अर्थ होता है कि दोहराना या पुनरावृत्ति करना। ठीक है, क्या होगा? विपसा अलंकार का, विपसा का क्या होता है कि अर्थ होता है कि दोहराना या पुनरावृत्ति करना। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये क्या है? इसका दूसरा नाम होगा, दूसरे नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है कुबेर नाथ राय। तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, आधा प प्लस आ प्लस न प्लस आधा च प्लस आ प्लस आधा ल और प्लस ई का शुद्ध वर्तनीय संक्षेपण होगा। ठीक है, हमको बताना है कि अगर हम इसको मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए पंचाली, ऑप्शन सी बी है पांचाली, ऑप्शन सी है पंचाली और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इसको मिलाएंगे, क्या है, इसका संक्षेपण करेंगे, इस वर्ण का संक्षेपण करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो ये होगा पांचाली, पांचाली। ये कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? ठीक है, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए अव्यवस्था, ऑप्शन बी है निर्नुनासिक, ऑप्शन सी है अपदान और ऑप्शन ए निसंकोच। तो किसमें क्या है को बताना है कि किसमें क्या है दो से अधिक उपसर्ग है। ठीक है, किसमें दो से अधिक उपसर्ग है तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होगा अव्यय में, सॉरी अव्यवस्था में क्या है दो से अधिक उपसर्ग है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें एक उपसर्ग होगा अ और दूसरा होगा फिर वी, अवि, क्या है अवि। इसका अगर हम संधि करेंगे तो अवि, फिर उसके बाद होगा औ, अवि, औ प्लस स्था। ठीक है, ये क्या होगा? इसका संधि विच्छेद टाइप। ठीक है, तो इसमें एक उपसर्ग क्या होगा? एक उपसर्ग होगा अ, दूसरा होगा वी, तीसरा होगा औ। ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग हैं। तो इसमें कितने उपसर्ग हो गए? तो इसमें तीन उपसर्ग हो गए। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, हंस पद किस विराम के एक और नाम से जाना जाता है? हंस पद किस विराम के एक और नाम से जाना जाता है हमको बताना है। तो ऑप्शन है त्रुटि विराम, ऑप्शन बी है पूर्ण विराम, ऑप्शन सी है लोप विराम और ऑप्शन डी है अर्ध विराम। तो हंस पद किस एक और विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है तो हमको बताना है। तो हंस पद का चिन्ह क्या होता है? तो हंस पद का चिन्ह होता है ऐसे, उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको त्रुटि विराम से नाम नाम से जाना जाता है। ठीक है, त्रुटि विराम नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है। और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी अलंकारों के सार्थक प्रयोग, ऑप्शन सी संज्ञाओं के सार्थक प्रयोग और ऑप्शन ए विशेषण। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा? तो ये होगा कि अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायता होती है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि। तो जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे हम क्या बोल कहते हैं? तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जो बहुब्रीहि समास में क्या है दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, क्या होता है तीसरा अर्थ क्या होता है? वो प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से विधि सूचक वाक्य है। ठीक है, विधि सूचक वाक्य बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन है मैंने एक वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की, ऑप्शन बी है मुझे खेद है मित्र, ऑप्शन सी है एक क्षण के लिए वह हतप्रभ हो गया, ऑप्शन डी है अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। तो इसमें विधि सूचक वाक्य हमको बताना है। तो इसमें विधि सूचक वाक्य क्या होगा? तो इसमें होगा
में अर्थ के आधार पे क्या होगा, तो ये अर्थ के आधार पे होगा अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। ये क्या है, विधि सूचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अलग का पर्यायवाची शब्द है। अलग का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है कि कौन इसमें से है। तो ऑप्शन ए कुंतल, ऑप्शन बी है मेदिनी, ऑप्शन सी है प्रिया और ऑप्शन डी है रात्रि। तो अलग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वो हमको बताना है कि अलग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अलग का पर्यायवाची, अलग मतलब होता क्या है, तो अलग मतलब केस होता है। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका पर्यायवाची होगा कुंतल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताना है। तो ऑप्शन ए दांत काटी रोटी, ऑप्शन बी आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी अक्ल की दुम और ऑप्शन डी है आबनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा, तो कपटी मित्र के लिए होगा सांप का आस्तीन, और सॉरी आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, वाक्य का नाम बताइए। वाक्य का नाम बता रहा है, रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है, इसमें बताना है क्यों कैसा वाक्य है। तो ऑप्शन है विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन डी है मिश्रित मिश्रित वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी है सरल वाक्य। तो इसमें क्या है कि राम ने बताया कि वह घर जा रहा है, तो ये कैसा वाक्य है, तो राम ने बताया कि वह क्या है, घर जा रहा है। तो कौन सा सही होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें यहाँ पे की का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, ये मिश्रित वाक्य है। ठीक है, राम ने बताया कि वह घर जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, रस यहाँ पे खाली स्थान है, ब्रह्म है, रस ब्रह्म है। हमको यहाँ पे बताना है कि क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए है विचार स्वरूप, ऑप्शन बी है मूर्त स्वरूप, ऑप्शन सी है आनंद स्वरूप और ऑप्शन डी है आहार स्वरूप। तो क्या होगा, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, इसमें क्या भरा जाएगा, तो ये होगा कि रस क्या है, आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, अस्थि का तद्भव शब्द है। अस्थि का तद्भव शब्द हमको बताना है, तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी है असी, ऑप्शन सी है अथ और ऑप्शन डी है हस्ती। तो अस्थि का तद्भव क्या होगा, तो अस्थि का तद्भव होगा हड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, आई प्रत्यय किस शब्द में है। आई प्रत्यय किस शब्द में है हमको बताना है। तो ऑप्शन है टिकाऊ, ऑप्शन बी है उड़ाऊ, ऑप्शन सी है खिलाई और ऑप्शन डी है नाई। तो किसमें क्या है, आई प्रत्यय है, तो किसमें है, तो क्या है, खिलाई में क्या है, ये आई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये इसका क्या होगा, खिल प्लस आई। ठीक, आई क्या है, प्रत्यय होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है। ठीक है, सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है। तो ऑप्शन है सुचारू, सुघड़, ऑप्शन बी है सज्जन, सद्गुण, ऑप्शन सी है स्वदेश, स्वराज, स्वराज्य, ऑप्शन सी है संस्कार, संचय। तो किस में क्या है, सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है हमको बताना है। तो किस में है, तो ये है क्या है, सम उपसर्ग किस में है, तो ये है किस में, तो संस्कार और संचय में क्या है, ये सम उपसर्ग है। ठीक है, संस्कार, संस्कार का क्या होगा, सम प्लस कार। ठीक है, सम प्लस कार होगा। और संचय का क्या होगा, तो संचय का होगा सम प्लस सम प्लस चय। तो उपसर्ग क्या होगा, यहाँ पे सम हो गया, यहाँ पे भी सम हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है यमक और ऑप्शन डी है उपमा। तो जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्न में से अशुद्ध अशुद्ध वर्तनीय पहचानिए। ठीक है, अशुद्ध वर्तनीय हमको पहचाना है कि इसमें वर्तनीय रूप से कौन अशुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन ए प्रज्वलित, ऑप्शन सी है उल्लेख, ऑप्शन सी है ब्रज ब्रिज ब्रिज भाषा और ऑप्शन डी है जल्लाद। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अशुद्ध कौन सा होगा, तो इसमें होगा ब्रिज भाषा। ये क्या है, ये वर्तनीय रूप से अशुद्ध है। ये ब्रिज भाषा नहीं होता है, ये ब्रज भाषा होता है, ब्रज भाषा।
ये क्या है, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए खाना पकाना, ऑप्शन बी है सबके लिए खाना पकाना, ऑप्शन सी है मिलकर न रहना, और ऑप्शन डी है एक साथ मिलकर काम करना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होगा क्या है? मिलकर न रहना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। तो दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा दुह प्लस परिणाम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है सु प्लस आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द होगा। ठीक है, इसका हमको बताना है कि इसका सु प्लस आगत विच्छेद के लिए संधि शब्द होगा, हमको बताना है। तो ऑप्शन है स्वागत, ऑप्शन बी है स्वागत, ऑप्शन सी है सुस्वागत, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सु प्लस आगत इसका क्या होगा? तो सु प्लस आगत इसका संधि शब्द होगा स्वागत, स्वागत। ठीक है, स्वागत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगी यण संधि। ठीक है, इसमें यण संधि होगी, इसमें यण संधि होगी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी है अना, ऑप्शन सी है ना, और ऑप्शन डी है आम। तो जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है हमको बताना है। तो जलना शब्द में क्या प्रत्यय है? तो इसमें ना प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।